नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। इस सदिश विश्लेषण में हमने सीखा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है। आज हम सीखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का वियोजन। वियोजन का मतलब है तोड़ना। यह बिल्कुल एडिशन की अपोजिट प्रोसेस है। एडिशन में हम क्या करते थे कि हमें दो वेक्टर्स दिए जाते थे, हम ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बना लिया करते थे। अब हमें एक वेक्टर दिया जाएगा, उन्हें ब्रेक करके हमें दो या दो से अधिक बहुत सारे वेक्टर्स में तोड़ना है। तो तोड़ने की प्रक्रिया को हम हिंदी में वियोजन और इंग्लिश में रेजोल्यूशन बोल रहे हैं। तो दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे प्राइमरी बात यह आती है कि हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो उससे हमें क्या मिलने वाला है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका अपने डायरेक्शन में तो इफेक्ट होता ही है, साथ ही साथ अदर डायरेक्शंस में भी इफेक्ट होता है। और इसे शो करने के लिए मैं आपको आपके बचपन से जोड़ता हूं। आप सभी का बचपन का सबसे अच्छा खिलौना बेसिकली मोस्टली लोगों का हुआ करता था चाबी वाली कार। और जब हमारी कार की जो चाबी का सिस्टम होता था खराब हो जाया करता था, तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें एक रस्सी बांध लिया करते थे और फिर उसे खींचते थे। तो देखिए ऐसा करने से होता क्या था। ये हमारी वो कार है जो एक सरफेस पे रखी हुई है और हमने इसे यहां से पकड़कर खींचा। तो देखिए हमारा जो वेक्टर इन्वॉल्व हुआ है यहां पर वो है फोर्स। तो हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? इस रस्सी के डायरेक्शन में लगाया, स्ट्रिंग। लेकिन हमारी जो कार है वो चल किस डायरेक्शन में रही है? उसका मोशन है ये। तो आप देख रहे हैं आपके फोर्स का एक इफेक्ट इसका मोशन बनाता है। तो आपने देखा कि वेक्टर अपने ही डायरेक्शन में नहीं, अदर डायरेक्शंस में भी वर्क करने में कैपेबल है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि हम इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं, लेकिन जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हमें रिजल्ट उसी के डायरेक्शन में मिलता है। तो हमारा यह फोर्स मेनी डायरेक्शंस में काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट इस डायरेक्शन में था, इसलिए हमें रिजल्ट यानी कि मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिला। क्लियर? तो यह है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। पहला पार्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगल से स्पष्ट है हमारे पास एक ऐसा प्लेन जिसके पास दो डायरेक्शन होते हैं, एक लेंथ दूसरा ब्रेथ। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। दूसरा होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में हम देखेंगे कि हमारे पास तीन डायरेक्शन होंगे, एक्स, वाई और जेड, यानी कि स्पेस में। रेक्टेंगल हमारा प्लेन में है और हम बात करेंगे दूसरा टाइप प्लेन की ना होकर स्पेस की। तो स्पेस में हम जब जाएंगे तो वहां पर तीन डायरेक्शन मिलते हैं, तो हम अपने वेक्टर्स को थ्री डायरेक्शंस में तोड़ेंगे और बोलेंगे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो चलिए हम सबसे पहले सीखेंगे यहां पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। एक वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। अगर दो वेक्टर्स ऐड किए जाएं तो ये उसका रिजल्टेंट होता है। अगर आपके पास ये एक वेक्टर है और इसका लेंथ है a, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो बेस है वो आता है a cos थीटा और जो परपेंडिकुलर है वो आता है a sin थीटा। हमने वेक्टर एडिशन में इस चीज को देखा था। तो चलिए देखिए, हमने यहां पर एक वेक्टर चूज किया, वेक्टर a, और यहां पर लोकेशन है p। तो ये जो वेक्टर है
इससे हम एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं और इसी से एक परपेंडिकुलर हम ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और जहां पर ये परपेंडिकुलर आकर गिरते हैं यहां पर हम अपने वेक्टर्स बना लेते हैं। हमने यहां पर लिख लिया वेक्टर और यहां पर भी बना लिया एरो, जो कि बन गया वेक्टर। तो एडिशन की अगर प्रोसेस को देखें तो एडिशन में एक प्रोसेस थी पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में हम देखते थे कि अगर दो वेक्टर्स का एक कॉमन पॉइंट हो तो उस कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल हमें रिजल्ट के बारे में बताता था। तो अगर हम इस वाले वेक्टर को नाम दे दें ax और इसको नाम दे दें ay, तो देखिए आपको मिलेगा वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर a था और हमने इसके दो कंपोनेंट बनाए। एक है आपका हॉरिजेंटल, जिसको हम क्षैतिज कहते हैं, और दूसरा है आपका वर्टिकल, जिसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं एक वेक्टर के। और आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल पूरा हो रहा है, इस वजह से हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह रहे हैं। अब इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा और फोकस करके देखते हैं। किसी भी वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, तो इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और दोनों के पास डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर को हटाइए, आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। वेक्टर को हटाया और हमें मिल गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात करते हैं, ये वाला किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, तो बन गया आई कैप और ये जे कैप। तो आपका जो वेक्टर था इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, तोड़ लिया, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप में। बात करते हैं यहां पर जो ए एक्स है, ए एक्स इस वेक्टर की लेंथ को बता रहा है और ए वाई इस वेक्टर की लेंथ को बता रहा है। तो लेंथ की अगर बात करें तो जैसे अगर ये वेक्टर ए है तो लेंथ कितनी है? ए कॉस थीटा, और ये वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी है? ए साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं जो बेस है, बेस की लेंथ है ए कॉस थीटा। यहां पर देखिए बेस है ए एक्स, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, साथ में डायरेक्शन। ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपका है ए साइन थीटा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? ए साइन थीटा जे कैप। तो आपने अपने वेक्टर को रिजॉल्व करके इस तरह से लिख लिया। अब आप देख रहे हैं हमें जो ए एक्स है वो मिल रहा है ए कॉस थीटा के बराबर और ए वाई हमें मिल रहा है ए साइन थीटा के बराबर। तो यहां पर आप इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए और इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। जब इन्हें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहते हैं तो अब हम यहां से अपनी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। हमने आपसे कहा इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर करें और ऐड कर दें। तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करके ऐड कर लिए। राइट हैंड साइड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर एज अ कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाता है। और मैथमेटिक्स का ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आपको 10th में पढ़ाया गया था, याद होगा। इस पर बहुत सारे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस आपने सॉल्व की थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके जगह पर हम 1 रखेंगे। जब यहां 1 रखेंगे तो हमें केवल मिलेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो यहां से ए इज इक्वल टू मिल गया अंडर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
तो आप देख पा रहे हैं ये है वेक्टर फॉर्म, इसे भी हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म। और ये जो आपको मिल रहा है ये है हमारा मैग्नीट्यूड। तो आपने देखा यहां पर हमने मैग्नीट्यूड निकाला ए का, और ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स। कौन कौन से? एक ए एक्स और दूसरा ए वाई। तो इन कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम देखें तो एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इसमें हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इसको हम अगर डायरेक्शन चेंज कर दें तो कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपको जो वेक्टर मिल रहा है इसके साथ हमने एंगल चूज किया था थीटा, और थीटा के साथ जब भी हम चूज करते हैं कोई भी साइड, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है। तो जब हम बेस को देखेंगे तो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? कॉस। ओके। और अगर हम परपेंडिकुलर को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन, क्योंकि साइन के फार्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर रिलेटेड विद साइन। कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस के फार्मूले का रिलेशन बेस से। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा जिसको एंगल चुनेंगे उसके साथ वाली साइड बेस, कंपोनेंट कॉस, उसके परपेंडिकुलर वाला हिस्सा साइन। तो अगर हम इसे एंगल चुनते हैं, हम इसे चुनते हैं फाई। ओके, तो हमने यहां पर फाई चुना है एंगल। तो देखिए एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। तो अभी फाई की कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि ए वाई कितना है और ए एक्स कितना है, ये ध्यान रखिए कि जो ये साइड होगी वही ये भी होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो देखिए ये बेस है, बेस रिलेटेड विद कॉस, तो यहां पर ए वाई क्या बन जाएगा? ए कॉस फाई। हम फाई एंगल की बात कर रहे हैं। और ए एक्स यहां पर देखिए काहे का काम कर रहा है? फाई के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रिलेट करता है साइन से, तो आपको क्या मिलना है? ए साइन फाई। तो अभी आप देख पा रहे हैं अपने कंपोनेंट्स को फाई के अकॉर्डिंग। तो फाई के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमें ये कंपोनेंट्स मिलेंगे, और अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें ये कंपोनेंट्स मिलेंगे। सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपसे कहें हमें थीटा के अकॉर्डिंग भी चलना है और हमें फाई के अकॉर्डिंग भी चलना है, तो ऐसी कंडीशन में हम कंपोनेंट्स में क्या चूज करने वाले हैं? तो जब भी हम दोनों स्थितियों को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं तो ऐसी स्थिति में हम जो कॉमन कंडीशंस होती हैं उन्हें चुनते हैं। चलिए देखिए, ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए कॉस फाई। तो हमने देखा x के लिए कॉस थीटा और y के लिए कॉस फाई, तो हमने अपने कंपोनेंट्स चूज किए दोनों के अकॉर्डिंग। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस फाई। तो अभी आपको ध्यान में रखना है जब भी हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो हम ये चूज करेंगे, जब हम थीटा को देखेंगे तो हम ये चूज करेंगे, जब हम फाई को देखेंगे तो हम ये चूज करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं यहां पर एक और छोटी सी चीज की, दैट इज डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी वेक्टर डायरेक्शन के बिना अधूरा है। तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऐसे तो हम देखेंगे, तो हम यहां पर देख रहे हैं थीटा, तो वहां पर आपने डायरेक्शन के लिए tan का यूज किया था,
यहां पर भी आप tan का यूज करें, तो tan का अगर आप यूज करते हैं तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन बेस ए एक्स। तो यहां से आपको ये मिल जाता है आपका डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। दैट्स ऑल ओवर अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये आपके फॉर्मूले हैं रेक्टेंगुलर और 2 डायमेंशनल कंपोनेंट्स, आयताकार या द्विविमीय घटक। आप इन्हें नोटिस में लें और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी भी सदिश के त्रिविमीय यानी कि 3 डायरेक्शंस में घटक। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब 3 डायरेक्शंस। 3 डायरेक्शन, अगर बेसिक डायरेक्शंस की बात करें फिजिक्स के हिसाब से, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एक्स, वाई और जेड। तो यहां पर हमने एक रेफरेंस फ्रेम चुना है जिसमें हमारे पास एक्स, वाई और जेड एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इस एक्स, वाई, जेड एक्सिस में हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जो कि इस प्लेन से बाहर की ओर है। आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास प्लेन है एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, और हमारा वेक्टर ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ है वेक्टर ए, यानी कि ये है स्पेस में। इस वजह से इसके पास तीनों डायरेक्शंस हैं। अब तीनों डायरेक्शंस होने के साथ अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसकी हाइट के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हमारे रूम की फर्श है, ये एक साइड की वॉल है, ये दूसरे साइड की वॉल है। इस फर्श पे हमें एक पॉइंट ये मिल गया जब हमने यहां से इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट से हम चलते हैं अपने वाई एक्सिस की तरफ, और यहां पर हम देख रहे हैं हमें इसका एक कंपोनेंट मिल जाता है वाई के डायरेक्शन में, और इस कंपोनेंट को हम कह सकते हैं ए वाई। ठीक है, चलते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स के डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो हमें एक वेक्टर ये मिलता है, और ये है आपका ए एक्स। अब हम हाइट के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्श से आप ये देख रहे हैं तो इस पर भी आप इसी तरह से इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इतना ही हाइट में, तो आपको एक लोकेशन ये मिलती है, और यहां से जब आप परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं तो आपको ये मिलता है। तो देखिए यहां पर ऑल ओवर अगर हम देखें तो हमें एक डिजाइन दिख रहा है जो कि क्या है, एक क्यूबाइड है। ठीक है, तो इस क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये तीसरा जो वेक्टर है हमारा ये आ जाता है, ये हमारा हाइट वाला हो जाता है, और इसका नाम हमने रख दिया ए जेड। ठीक है, जेड यहां पर सफिक्स में लिखा हुआ है, ये मत ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर जेड को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ए जेड इसका नेम है। तो अभी आपने देखा हमारे पास वेक्टर था ए, और वो हमारे इस क्यूबाइड के अंदर वाले कॉर्नर से बाहर वाले कॉर्नर की तरफ आता है, और हम इसके 3 कंपोनेंट्स बनाते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो इस तरह से हम अपने वेक्टर को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब आपको याद होगा अभी हमने देखा 2 डायमेंशनल में अगर हम इस वेक्टर का एक्सिस के साथ एंगल बनाएं, तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल हमने अल्फा कह दिया,
वाई एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बन रहा है इसे हमने बीटा कह दिया, और जेड के साथ इसका जो एंगल है इसे हमने गामा कह दिया। तो हमारे पास 3 एंगल्स आ गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इस अल्फा, बीटा और गामा पर जब हम काम करते हैं तो हमने देखा था जब हम सारे एंगल्स एक साथ लेते हैं तो हम कंपोनेंट्स सिर्फ कॉस में लिखते हैं, जैसे ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए कॉस फाई। वैसे ही हम यहां पर जब बात करेंगे इस ए एक्स की, तो आपका ये जो ए एक्स है ये हमें देगा ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के साथ। ए वाई हमें देगा ए कॉस बीटा, बीटा एंगल के साथ। ए जेड ये हमें देगा ए कॉस गामा। तो अब आप अगर अपना वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर ए विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां पर ए एक्स ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा और ए जेड ए कॉस गामा है। ठीक है, अब यहां पर आप इस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज को भी रिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा यहां से मिलेगा ए एक्स अपॉन ए, आप यहां से भी देख सकते हैं, इस ए को इधर भेज दीजिए। कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए और कॉस गामा ए जेड अपॉन ए। तो ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। हिंदी में हम इसे कहते हैं दिक् कोज्याएं। अब देखिए कॉस, कॉस को ट्राइग्नोमेट्री में कहा जाता है कोसाइन, और ये कॉस जो हमारा है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन बताने के कारण इसका नाम हमने रखा डायरेक्शन कोसाइन, जहां पे दिक् डायरेक्शन और कोज्या कोसाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा हो गया ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं अपने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो जब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो थोड़ा सा फोकस करके देखिए। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास वेक्टर है ए एक्स, ओके। इस ए एक्स और इस ए वाई का अगर हमें रिजल्ट निकालना हो तो हम इसका रिजल्ट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं इस बेस में एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई का कॉमन पॉइंट ये, तो कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल ये हमें बताएगा वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। और जब हम बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की, तो हमने अभी सीखा था 2 कंपोनेंट्स में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया था अंडर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन हमें केवल इन 2 का नहीं चाहिए, हमें तीनों का चाहिए। अब यहां पर आपको थोड़ा सा और फोकस करना है, ध्यान से देखिए। हमारा ये वाला जो वेक्टर है ये इस एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि ये ऐसा, और हमारा जो ये वेक्टर है ए जेड ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? यानी कि हम अपने इस वेक्टर को और इस वेक्टर को परपेंडिकुलरली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हमने इस वेक्टर और इस वेक्टर को देखा, ये वाला वेक्टर प्लेन पे है और ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, ओके। तो हमने यहां पर इन दोनों को 90 डिग्री के साथ अटैच कर दिया।
इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q, और हमें P और Q का रिजल्टेंट चाहिए। तो R इज इक्वल टू हमें पता है अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, जहां थीटा P और Q के बीच का एंगल है। तो अभी आप देखेंगे यहां पर हमने इसे P कहा और इसे Q कहा, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में ये cos 90 के साथ cos 0 हो जाएंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। हमारे पास बचेगा सिर्फ इतना टर्म। तो अब हम यहाँ P और Q की वैल्यू को रखकर इस R की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहां पर जो R है ये इस वेक्टर A का परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसे। इस R की जगह पर हमने रखा A, P स्क्वायर अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर AZ का स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये 0 हो चुका है टर्म, हमारे पास सिर्फ इतना टर्म बचा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो ये आपको मिलता है इसका मैग्नीट्यूड। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारा जो वेक्टर है वो 3 डायमेंशनली ब्रेक किया गया है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों वेक्टर्स के स्क्वायर के सम के रूट के इक्वल होता है। 2 डायमेंशनल में हमें मिला था AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, और 3 डायमेंशनल में मिल रहा है अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब हम इसके कुछ और बेसिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें और क्या क्वालिटीज है। डायरेक्शन कोसाइंस, यह आपने देखा, रिजल्टेंट आपने देखा। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, हमें यहां पर 3 इक्वेशंस नजर आ रही हैं। वन इज दिस एंड दिस। हम इन्हें स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कराएंगे और ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड AX स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अभी आप देख पा रहे हैं यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा A स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। आप देखिए यहां से इसके ऊपर से जब रूट हटाएंगे, देखिए इस रूट को इधर भेजिए तो इस पर क्या बन जाएगा स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर। तो देखिए हमें मिला A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, कैंसिल आउट, इट इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां से हमें मिल रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या पता चलता है यहां से कि किसी भी वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम है वो हमें कितना मिलता है, ऑलवेज इज इक्वल टू 1। चलिए हम इसमें साइन को इंक्लूड कराते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इक्वल में हमें क्या दिख रहा है 1।
यहां से देखिए 1 + 1 + 1 ये हो गया 3 और माइनस 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 कॉमन और ये मिल गया हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। और ये जो हमें दिख रहा है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन साइन। यानी कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के आधार पर अगर हम डायरेक्शंस को बांटते हैं तो हम इसे कहते हैं डायरेक्शन साइन। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइंस, यानी कि इन डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का जो सम है वो हमें कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो ये दो बेसिक बातें हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइंस इज इक्वल टू 2। दिक को ज्याओं का योग 1 मिल रहा है और दिक ज्याओं के वर्गों का योग 2 मिल रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर हम समझते हैं कि हमने अभी देखा कि अगर हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो हम कॉस को बेस मान लेते हैं और उस आधार पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इस तरह से हमने 3 कंपोनेंट्स निकाले। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर है और आप इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो, इसी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो जब आप इस वेक्टर के परपेंडिकुलर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा a cos 90, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना घुमाया गया, 90 डिग्री। अब जब इसको हमने 90 बनाया तो cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इसका आंसर क्या मिला आपको, 0। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। किसी भी वेक्टर का खुद का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये ध्यान रखिए, मैं यहां पर स्पष्ट बात कर रहा हूं। अगर हम यहां देख रहे हैं तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। अगर इस वेक्टर का ये हिस्सा देखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ध्यान रखना है आपको, किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलवेज 0 होता है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।